हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मानव शरीर विज्ञान। तो आज हम जो जानने वाले हैं मानव शरीर के बारे में कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है, कोशिका क्या होती है, तो इन सभी के बारे में जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, फेसबुक पेज को जाकर जरूर फॉलो कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यदि आप स्वयं से भी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको प्रत्येक वीडियो के बाद पीडीएफ मिल जाती है वहाँ पर प्रत्येक क्लास की। और अभी तक जितनी क्लास हो चुकी है उन सभी की पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप उससे भी जो है अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की बुक्स पढ़नी है। जो आपकी बुक्स होती हैं उनको पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो हमारा पहला है टॉपिक, वो है मानव शरीर विज्ञान। तो मानव शरीर में यहाँ है जो मानव शरीर जिन जिन अंगों से मिलकर बना है, तो वो कौन कौन से अंग हैं आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो मानव शरीर का निर्माण होता है कोशिका से। जो है सबसे छोटी इकाई जो होती है मानव शरीर में वो होती है कोशिका, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं सेल। तो सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से बनता है ऊतक। कोशिका जब आपस में मिलती हैं, एक या एक से अधिक कोशिका आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक। दो या दो से अधिक ऊतक आपस में मिलकर के बनाते हैं मांसपेशियां। और मांसपेशियां जो है आपकी, जो है इनका आकार निश्चित नहीं होता है, लचीली होती हैं। आप इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई अपनी बॉडी को स्ट्रेचेबल बना लेता है, मतलब यदि स्ट्रेच करना चाहे तो किसी भी प्रकार से स्ट्रेच कर सकता है। तो वह अपनी मांसपेशियों को जो है स्ट्रेचेबल बना लेता है। इस वजह से जो है वो स्ट्रेच कर पाता है अपने शरीर को। कोई जैसे व्यक्ति मोटा है या पतला है तो वह अपने शरीर को, पतला है तो मोटा भी कह सकता है, मोटा है तो पतला भी कह सकता है। तो यह सब जो है मांसपेशियों की वजह से होता है। तो मांसपेशियों का आकार निश्चित नहीं होता है, इसे मानव जो है अपने अनुसार ढाल सकता है। इसके बाद आता है अंग। तो मांसपेशियों के मिलने से क्या बनता है, अंग। अंगों के मिलने से बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र जो है पूरे जितने आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं, अंग बोल सकते हैं, अंग तंत्र बोल सकते हैं। तो यह है, इन सभी के मिलने से जो है मानव शरीर का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव शरीर का निर्माण कैसे होता है। सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। कोशिकाओं के मिलने से बनता है ऊतक। ऊतक के मिलने से बनता है मांसपेशियां। मांसपेशियों के मिलने से बनता है अंग। और क्या बोल सकते हैं इसके बाद, अंग तंत्र। और अंग तंत्रों से बनता है क्या, हमारा शरीर। जब दो या दो से अधिक अंग आपस में मिल जाएं तो उसे अंग तंत्र बोल देते हैं। और अंगों के मिलने से क्या बन जाता है हमारा, या अंग तंत्रों के मिलने से क्या बनता है, शरीर। तो शरीर का निर्माण हमारा इस प्रकार से होता है। यहाँ पर कुछ जो है अंग आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं थायरॉइड। तो थायरॉइड जो है हमारी यहाँ पे गले के यहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा थायराइड या थायरॉइड। या इसके बाद है जिगर, जिसे आप लीवर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से दिखता है हमारा लीवर। यह हमारा है आमाशय। इसके बाद है अग्नाशय, तो ये अग्नाशय है यहाँ पर। इसके बाद है आंत। तो छोटी आंत बड़ी आंत जो है यहाँ पर उपस्थित होती है हमारे शरीर में। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है थाइमस। तो ये हमारा जो यहाँ पर ये फेफड़े होते हैं वहाँ के मध्य पर जो है थाइमस होता है। इसके बाद जो होती है किडनी। तो किडनी जो आपको दिख रही है यहाँ पर किडनी है। किडनी का कार्य होता है जो है छानने का कार्य करता है किडनी। इसके बाद है हमारा जो फेफड़ा। तो यह फेफड़े हैं। नेक्स्ट हमारा है, सॉरी, तो हम कहाँ थे, तो अंगों में यह हमारा जैसे मूत्राशय और यह हमारे जनन अंग। तो इस प्रकार के अंगों से मिलकर जो है हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले जो इसमें मेन जो है हमारा कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं, सेल। क्योंकि यह जो है हमारे जीवन, आप कह सकते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और जो है जीवन की भी सबसे छोटी इकाई है। आप कह सकते हैं कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका। हमारा प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल जिंदा है, जिसके माध्यम से हम जिंदा हैं। ठीक है। तो ये सभी जो है आपस में मिलकर के एक कॉम्बिनेशन के साथ में कार्य करते हैं, जिस प्रकार से, इसलिए हम जिंदा हैं। कह सकते हैं हमारे शरीर में जो जीवित है वो सेल है। तो उसी के माध्यम से जो है हम जीवित हैं। आपको मैं बता दूं कि सेल जो है हमेशा मरते रहते हैं और पुनः जो है बनते रहते हैं स्वयं ही। तो यहाँ पर सेल के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और प्रायः स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। मतलब यह स्वयं ही जो है उत्पन्न हो जाती है, स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें से सभी क्रियाएं होती हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो इसी को जो है हम जीवन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है, कोशिका को अंग्रेजी में जो है सेल कहते हैं, लेकिन लैटिन भाषा में इसे सेलुला शब्द से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। कुछ जीव जैसे कि जीवाणु या एक कोश के जीव होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए एक कोशीय जीव बोलते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य
ये मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। तो जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव बोलते हैं, और जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। देखिए, प्रत्येक अंग के लिए, प्रत्येक ऊतक के लिए अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि रक्त के लिए रक्त कोशिका है हमारी, ठीक है, और किसी अंग के लिए उसके अंग दूसरी कोशिका होगी। जैसे हड्डियों का जो निर्माण होगा वो अलग दूसरी कोशिकाओं से होगा। तो ये यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं या कह सकते हैं आपकी एक से अधिक कोशिकाओं से जो है मानव शरीर का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं बहुकोशिकीय सजीव। इसके बाद जो है कोशिकाओं की खोज जो की थी सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। तो आपको ये याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी सन 1665 में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही होगी कोशिकाओं के लिए, हम यहाँ पे पिक्चर में आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है, ये हमारी कोशिका भित्ति है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, बाहरी परत को। यहाँ पर जो अंदर है ये हमारी कोशिका झिल्ली है, इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ पर कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। इसके बाद इसको बोलते हैं हम रिक्तका, इसको केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद यह जो है माइक्रोकांडिया है, यहाँ पर भी उपस्थित है माइक्रोकांडिया। राइबोसोम जो यहाँ पर यह है, तो यह जो है प्रोटीन के जरिए हमारे जो डीएनए और आरएनए की जो सूचना है उनको प्रोटीन के रूप में परिवर्तित कर देता है राइबोसोम। तो यहाँ पर यह जो है आपको उपस्थित है राइबोसोम। इसके केंद्र में स्थित केंद्रक द्रव्य होता है, और यहाँ पर ये कोशिका द्रव्य है। तो अब यह जो है कोशिका का एक फिगर है। इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर 3D इमेज में भी देख लेते हैं। यह जो है कोशिका का एक फिगर है, एक कोशिका है हमारी। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक केंद्रक है, यहाँ ऊपर जो है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसके बाद ये जो माइक्रोकांडिया, तो यह सब जो उपस्थित है, तो ये हमारी कोशिका की एक 3D इमेज है। इसमें देख लेते हैं। इसके बाद जो है सन 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान। तो यह दोनों वैज्ञानिकों ने जो है सन 1839 में कोशिका सिद्धांत को जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि अभी हम पिछले ऊपर पढ़ चुके हैं कि उसने बोला कि सभी सजीवों का शरीर जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय बोलते हैं, और जिनका शरीर बहुत बहुत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है या बहु कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय सजीव बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती हैं। कोशिकाओं के भीतर ही आवश्यक अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं। अनुवांशिक हमारी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, तो जो है वह कोशिकाओं के अंदर ही होती है, जिसमें कोशिका के कार्यों का नियंत्रण होता है तथा सूचनाएं अगली पीढ़ी की कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाती हैं। तो अगली पीढ़ी तक जो है सूचना स्थानांतरित होती रहती है, इसी को अनुवांशिकता का गुण भी बोलते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो उपस्थित है यहाँ पर राइबोसोम है। सजीव कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण हैं, जिसकी प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अनुवांशिकता पदार्थ जैसे डीएनए और आरएनए, तो डीएनए आरएनए क्या होता है मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। तो अनुवांशिकता पदार्थ जैसे डीएनए और आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्रोटीन श्रृंखला के रूप में यह जो है डीएनए आरएनए के संकेतों को परिवर्तित कर देते हैं राइबोसोम। इसकी जो खोज की थी वो की थी जॉर्ज पेलेट ने सन 1955 में। तो यदि इसकी राइबोसोम की खोज की अगर पूछ लिया आपसे वैज्ञानिक का नाम, तो वो थे जॉर्ज पेलेट, उन्होंने की थी सन 1955 में। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यह जो है अनुवांशिकता। तो यहाँ पे आपको डीएनए का फिगर आपको दिख रहा होगा, तो यह जो है डीएनए का फिगर है। इसमें आरएनए का फिगर जो है एक अगर पट्टी को ले ले हम, तो उसको बोलेंगे आरएनए। अभी इस पर बात करेंगे, तो पहले देख लेते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होती है, तो मैं अभी बता चुका हूँ कि जो है गुणों का जो है अपने माता पिता से गुणों का अपने बच्चों में स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। तो वही यहाँ पे है कि माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरों में अवतरित होना अनुवांशिकता कहलाती है। जीव विज्ञान में अनुवांशिकता का अध्ययन जेनेटिक के अंतर्गत किया जाता है, या आप कह सकते हैं संतति में पैतृक लक्षणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब पिता के जो गुण हैं वो उसके बच्चे में जाने को क्या बोलते हैं, अनुवांशिकता बोलते हैं।
यह जो है डीएनए, तो इसे जेनेटिक रूप से जो है जेनेटिक के अंतर्गत जो है इसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें आता है जेनेटिक में हमारा डीएनए। तो यह जो है आपको डीएनए का एक फिगर दिख रहा होगा, हमारा डीएनए एक सीढ़ी नुमा जो है घुमावदार सीढ़ी नुमा दिखता है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो देख लेते हैं डीएनए क्या है। जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को या तंतुनुमा अणु को डीएनए कहते हैं। इसका जो है नाम भी है इसमें, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है इसे, या आप कह सकते हैं इसे डीएनए। शॉर्टकट फॉर्म है आपका डीएनए, एंड इसका जैसे फुल नाम जो है आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो जो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डीएनए। इसमें आनुवांशिकता कूट निबद्ध रहती है, मतलब संकलित रहती है, इसके अंदर रहती है। आनुवांशिकता के गुण जो है इसके अंदर रहते हैं। डीएनए अणु की संरचना जो है घुमावदार सीढ़ी की तरह होती है, तो यह हमारा डीएनए है। इसमें जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इसका फुल नाम जो है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। तो आपको याद रखना है, यदि फुल नाम पूछ ले तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसका जो मेन कार्य होता है वो है हमारे जो है गुणों को एकत्र करके रखना। तो डीएनए के अंदर जो है हमारा गुणसूत्र जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, जिसे हम मानव कोशिका भी कहते हैं, या डीएनए, या आप कह सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। 46 गुणसूत्र में से जो 22 गुणसूत्र होते हैं, मोस्टली सभी जीवों में जो है 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मोस्टली सभी जीवों में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो 40 टोटल गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र जो है समान होते हैं। नर एवं मादा में जो है 22 गुणसूत्र समान होते हैं, 22 गुणसूत्रों के जोड़े के रूप में उपस्थित रहते हैं। जो 22 गुणसूत्र होते हैं वह जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं, जो नर एवं मादा में समान होते हैं। तो इसके बाद जो 23वां होता है गुणसूत्र का जोड़ा, वो अलग होता है, नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। जैसे हम देख लेते हैं, नर का गुणसूत्र यदि आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 44 प्लस बाई बाई, 44 प्लस बाई बाई। मतलब कि जो आप देखेंगे कि जो है नर में 44 गुणसूत्र तो समान है, मादा के बिल्कुल समान होते हैं। जैसे मानव में देख लिया जाए तो नर में जो है 44 गुणसूत्र तो समान है, क्योंकि 22 जोड़े जो है एक समान होते हैं, तो 44 गुणसूत्र हमारे समान है। इसके बाद जो है जो गुणसूत्र अलग होता है नर में, वो होता है बाई गुणसूत्र जो है अलग होता है। इसलिए जो हम नर का जो गुणसूत्र लिखेंगे 44 प्लस बाई बाई। तो यदि आपसे पूछ ले कि कितने गुणसूत्र एक समान होते हैं नर मादा में, तो वो होते हैं 22 गुणसूत्र एक समान होते हैं, और टोटल गुणसूत्र जो है 40 होते हैं। तो 22 गुणसूत्र जो है या जोड़े में होते हैं, इसलिए 22 दूनी कितने हो गए हमारे, 44 हो गए। इसके बाद 23वां जोड़ा जो है अलग होता है, तो मादा के लिए हम लिखेंगे कितने, 44 प्लस एक्स एक्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें जो है सिर्फ वाई और एक्स का ही अंतर होता है गुणसूत्रों में, मादा और हमारे नर में जो है, मानव में यदि तो होता है अंतर, तो वाई और एक्स में होता है। तो यही सब जो है इसमें लिखा हुआ है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। जो 23 के जोड़े में होते हैं, टोटल जोड़े कितने होते हैं, 23 होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र नर और मादा में समान और अपने अपने जोड़े में समजात होते हैं। मतलब यदि 22 गुणसूत्र समान है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, समजात। मादा और नर में जो है समान होने के कारण इसे क्या बोला गया है, समजात। इसमें सम्मिलित रूप से समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान नहीं होते, जिसे विषमजात गुणसूत्र कहते हैं। तो जो समान नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विषमजात गुणसूत्र। इन्हें जो है गुणसूत्रों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जानते हैं हम WXYZ आदि नामों से जानते हैं। तो हमारे जो गुणसूत्र हैं आप लोग जानते होंगे, एक्स और वाई के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आरएनए। तो आरएनए क्या है, तो आरएनए आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको डीएनए दिख रहा है, डीएनए का एक जो है एक भाग ले लेंगे तो उसको बोलेंगे आरएनए। एक धागा नुमा जो है एकल धागा रूपी जो होता है, ये है आरएनए हमारा। ये क्या है, आरएनए है। इसके बाद यह जो हमारे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो GCU, फिर उसके बाद है CGG, CACG, GAG, CUU। तो यह क्या है, यह है हमारे कोडन या आप कह सकते हैं कोड। इसको क्या बोल सकते हैं, कोड या कूट। तो यह सब जो है कूट है हमारी। हाँ, हम देख लेते हैं आरएनए होता क्या है। तो आरएनए जो है डीएनए का ही एक रूप है। तो आरएनए एक प्रकार का एकल धागा रूपी अणु होता है, जो जीन के आनुवांशिक अनुक्रम से मेल खाता है और प्रोटीन को संश्लेषित करने की प्रक्रिया में राइबोसोम द्वारा पढ़ा जाता है। तो राइबोसोम द्वारा इसको पढ़ा जाता है
और यह जो है राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन के रूप में संश्लेषित कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुवांशिक कूट। तो अनुवांशिक कूट ये है हमारे जो है यहाँ पे आपको उपस्थित दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं अनुवांशिक कूट। तो से आशय उन नियमों से है जिसका उपयोग करके जीवित कोश का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए अनुक्रम या कोडोन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोडोन के रूप में कूटबद्ध सूचना को प्रोटीन के रूप में स्थानांतरित करती है। जो हमने अभी देखा था राइबोसोम के बारे में पढ़ा था कि ये प्रोटीन के रूप में रूपांतरित कर देती है, तो इसे बोलते हैं अनुवांशिक कूट। तो इसमें जो है हमारी सारी सूचना उपस्थित होती हैं इस कूटों के अंतर्गत, तो इसलिए इसे अनुवांशिक कूट कहते हैं। और आरएनए को दूत भी कहा जाता है क्योंकि आरएनए के अंतर्गत ये आते हैं और यह दूत का कार्य करता है, या आप कह सकते हैं सूचना को ले जाने का कार्य करता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचना को ले जाने का कार्य करता है, इसलिए इसे आप दूत भी कहते हैं आरएनए को। तो आप समझ गए होंगे इसको कि आरएनए होता क्या है। इसके साथ फ्रेंड्स हमारी वीडियो खत्म होती है और मैंने इसमें समझाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ अच्छे से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद जो है मानव शरीर के जो हमारा विज्ञान है, मानव शरीर विज्ञान पे, इस पर कम से कम मैं 300 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। 300 क्वेश्चन से जो है आपका ये इससे बाहर के कहीं नहीं जाने वाला। तो 300 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा। थोड़ा थोड़ा जो है मैन आपको मैंने बता दिया है इसमें कि क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।